फ्री एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला के अगली कड़ी के रूप में आज के इस सेशन में हम लोग परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्ट किसी भी व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के जीवन का एक गतिशीलता का माध्यम होता है और विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यदि किसी क्षेत्र में किसी वस्तु या सेवा का आधिक्य होता है, सरप्लस होती है, तो उन चीजों को किसी अन्य क्षेत्र में भेजना होता है, जिसके लिए हमें परिवहन की साधन की आवश्यकता होती है। और इन्हीं महत्व को ध्यान में रखते हुए न केवल देश में बल्कि प्रदेश में परिवहन का एक व्यापक संजाल बना हुआ है। और ये परिवहन के जो साधन हैं वे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माध्यमों से किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहां पर 4 माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। हालांकि उसमें क्षेत्रीय आधार पर, वस्तु के आधार पर, यात्री के आधार पर अलग अलग रूप से अंतर होता है। कुछ क्षेत्रों में रेलवे, कुछ क्षेत्रों में सड़क परिवहन, के क्षेत्रों में जलीय परिवहन इत्यादि को अपनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 4 माध्यमों को प्रयोग में लाया जाता है। यह है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल, तीसरा है वायु परिवहन, और अगला है जल परिवहन। तो कुल मिलाकर के ये 4 माध्यम हैं जिनके द्वारा परिवहन की आवश्यकता को पूरा किया जाता है और इस तरीके से विकास को गतिशीलता प्रदान किया जाता है। यदि इस पर यह भी टिप्पणी आ जाए कि किसी भी क्षेत्र के जो है आर्थिक विकास में परिवहन की भूमिका, तो इस आधार पर लिखना है कि परिवहन की एक सामान्य परिचय देती हुई कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और दूसरे स्थान पर इनमें इन्हीं आधारों पर कि चाहे वो वस्तु हो या चाहे व्यक्ति हो, यदि किसी क्षेत्र में रोजगार के लिए जाना है तो परिवहन के साधन की आवश्यकता होगी, और यदि कोई वस्तु है या कोई प्रोडक्ट्स है या किसी कंपनी में कोई उत्पाद होता है तो उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन के साधन की आवश्यकता होती है, जिससे उन लोगों की एक तरफ आवश्यकता पूरी हो सके और दूसरी तरफ जो है इनकम को बढ़ावा दिया जा सके, आय को बढ़ावा दिया जा सके। इन उद्योगों के माध्यम से रोजगार भी बढ़ते हैं, जिससे लोगों की आय बढ़ती है और निवेश तथा इसके माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो परिवहन कहीं ना कहीं जो है वह लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में, लोगों को रोजगार देने में, लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं और व्यक्तियों को पहुंचाने के रूप में मदद करता है, तथा एक गतिशीलता प्रदान करते हुए किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास करके वहां पे एक सामाजिक मजबूती, एक संस्कृति का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश जो है वह जनसंख्या के लिहाज से पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, एक बात, और दूसरा क्षेत्रफल के लिहाज से ये चौथे स्थान पर है। यानी कि सड़क परिवहन की अगर हम अभी चर्चा करें तो जनसंख्या के लिहाज से ये पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये चौथे स्थान पर है। तो कुल मिलाकर के रेल सड़क परिवहन के लिए भूमि की और समतल भूमि की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त मात्रा में जो है पर्याप्त क्षेत्रफल में प्रदेश में विद्यमान है, और जनसंख्या चूंकि सबसे ज्यादा है इसलिए गतिशीलता की यहां पे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहीं पर है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तर प्रदेश में है। हालांकि कुल सड़कों के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो जानकारी है जिसे आपको अपने जानकारी में सम्मिलित करना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसमें लंबाई के लिहाज से उत्तर प्रदेश का स्थान है। हालांकि कुल सड़कों के हिसाब से महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। प्रदेश में सबसे पहली बार जो
बस का संचालन किया गया था वो 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में रोडवेज के द्वारा चलाया गया था। यह क्रोनोलॉजिकल ढंग से ऐतिहासिक विकास क्रम में इसको हम लोग देख लेंगे। और 1972 ईस्वी में आकर के उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई। आज भी बसों का संचालन इसी माध्यम से होता है और बसों पर यह चीज यूपीएसआरटीसी लिखा भी रहता है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। 1985 ईस्वी में आकर के लखनऊ योजना बनाई गई थी और यह लखनऊ योजना जो है वो सड़कों के निर्माण की एक 20 वर्षीय योजना थी। इसके माध्यम से इसका संचालन किया जाता था। और 2007 ईस्वी में आकर के उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। हालांकि 2004 ईस्वी में यहाँ पे बीच में, इससे पहले होना चाहिए, इससे बाद होना चाहिए था, कोई बात नहीं, क्रम के हिसाब से 2004 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। तो इतना स्टेट को पॉइंट रखते हुए जो रोड के डेवलपमेंट से, उसके संरक्षण से, उसके प्रशासन से, कंट्रोल से संबंधित है, जो इतने रूपों में जो दिखाई पड़ता है। और यदि आप परिवहन, विशेष करके सड़क परिवहन किसी भी प्रदेश का अध्ययन कर रहे हो तो इन सारी बातों की जानकारी होना आपको बहुत ही आवश्यक है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1947 ईस्वी में रोडवेज के द्वारा पहली बस चलाई गई। 1972 ईस्वी में यूपीएसआरटीसी के जो माध्यम से इसको कंट्रोल किया गया और एक व्यापक ढांचा और नेटवर्क बनाने की जो कोशिश की गई उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। और 1950 ईस्वी में लखनऊ परियोजना, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में रोड के एक संजाल को स्थापित किया जाना संभव हो सके। 2004 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। और 2007 में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे यानी कि राजमार्ग से संबंधित था और एक एक्सप्रेस वे है। अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि एक्सप्रेस वे की क्या विशेषताएं हैं, एक्सप्रेस वे कौन कौन से हैं, कहां किसको जोड़ते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग जो चर्चा करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को जो है समझ में इस रूप में आ रही होंगी। अभी राज्य सड़कों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर की बात है। और हालांकि चर्चा यहां पर क्यों हो रहा है, उसका औचित्य क्या है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, तो इसलिए उस पर चर्चा कर लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चलाई गई। और इस परियोजना में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज है। हालांकि यहां पे देखिए चतुर्भुज ना लिख करके हम चतुर्भुज ही बना दिए हैं। और एक उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम गलियारा है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा जो है यह गलियारा 7300 किलोमीटर लंबा है। बहुत बड़ी बात है, 7300 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू कश्मीर के जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और पूर्व पश्चिम जो है वो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। तो एक पॉइंट यहां पे है, सिलचर असम का एक स्थान है जो कि उसके उत्तरी और पूर्वी गलियारे के रूप में पड़ता है। और यह 6 लेन की रोड है, 6 लेन की रोड है, 7300 किलोमीटर लंबा है, 4 पॉइंट को चारों क्षेत्रों में जोड़ता है। और यह गलियारा जो आपस में एक दूसरे को काटता है, ये झांसी में दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यहां से सवाल भी इस पर पूछा गया, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। यह एक्चुअली राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत इस तरीके के रोड डेवलप किए गए हैं जिससे कि भारत के चारों छोर तक अगर पहुंचना हो किसी को कहीं से,
तो आसानी हो सके, इसलिए इसको एक डेवलप किया गया है रोड को। तो ये जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है कि जो 6 लेन की रोड है और 7300 किलोमीटर दूरी जो कि आपस में झांसी में काटता है। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये इसकी लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। ये 4 लेन की रोड है। 4 लेन याद करने में आपको आसानी होगी क्योंकि ये चतुर्भुज है, इसमें भी 4 है और ये 4 लेन की रोड है। बाकी ये 6 लेन है। इसके अलावा जितने भी अभी आप देखेंगे और रोड के परियोजनाएं हैं या एक्सप्रेस वे है, सब 6 लेन है, जिसे एक्सपेंडेबल 8 लेन तक किया जा सकता है कि उसको बढ़ा करके 8 लेन तक विस्तृत किया जा सकता है। तो इस रूप में ये जो है महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज, तो इसमें दिल्ली से कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इस तरीके से स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि चारों महानगरों को जोड़ा गया है जो कि 4 लेन की रोड है और 5846 किलोमीटर लंबा जो है रोड है। तो इस तरीके से इसका डेवलप किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के द्वारा 2000 ईस्वी में संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत। तो ये 2 महत्वपूर्ण रोड है जो पूर्व में बन चुके हैं। अभी हम आते हैं एक्सप्रेस वे पे। एक्सप्रेस वे पर हम लोग जो है चलते हैं, देखते हैं एक्सप्रेस वे। एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल, और दूसरा है यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया जा रहा है, हालांकि यह भी गतिमान है। यमुना एक्सप्रेस वे ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, इन 4 जिलों से होकर के जो है गुजरता है। ये 165 किलोमीटर है और इस तरीके से यह इन चारों क्षेत्रों में बहुत ही तीव्र गति से यात्रा को जो सुनिश्चित करता है। एक्सप्रेसवे मुख्यतः समय के बचत के लिए बहुत ही आसानी से और बिना किसी रास्ते में अवरोध के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध करवाता है, जिस पर परिवहन से संबंधित कई सुविधाएं अलग अलग जो स्थानों पर उसी रोड पर उपलब्ध होती हैं। तो यह बिना किसी जो है अवरोध के बहुत ही तीव्र गति से और कम समय में यात्रा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्सप्रेस वे योजना जो है प्रारंभ की गई है। वहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो ये 340 किलोमीटर लंबा है। ये 9 जिलों से होकर के गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और ये भी 6 लेन की रोड है। ये 6 लेन की रोड है, हालांकि एक्सपेंडेबल 8 लेन तक हो सकता है। और ये लखनऊ की गोसाईगंज नामक एक स्थान है, वहां से चलता है और बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अवध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ तक जाता है। आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर तक जाता है, यानी कि यह रोड जो है लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, जिसके बीच में 7 अन्य जिले होते हैं। कुल 9 जिले पड़ते हैं और इनकी जो लंबाई है वो 340 किलोमीटर है। तो ये 2 एक्सप्रेस वे हैं जो वर्तमान समय में संचालित और बहुत ही तीव्र गति से कम समय में यात्रा को जो सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। अगली जो बात है वो गंगा एक्सप्रेस वे है। हालांकि गंगा एक्सप्रेस वे पूर्व में भी कुछ योजना के तहत चलाई गई, लेकिन कई बार पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों से क्लियरेंस न मिलने के कारण से यह नहीं हो पाया। तो 2021 ईस्वी में जो है 2021 ईस्वी में इसे जो है पुनः प्रारंभ किया गया है। और ध्यातव्य है कि 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को ही जो है का उद्घाटन किया गया था। ये 2021 ईस्वी में बनकर के तैयार हो गया था और ये 2021 ईस्वी में पुनः तैयार किया गया। और इसका टारगेट है कि अगले कुंभ मेला के पहले ये गंगा एक्सप्रेस वे को कंप्लीट करना है, दिसंबर 2014 तक। और ये 2 चरणों में जो है प्रारंभ किया गया है। तो गंगा एक्सप्रेस वे को जो है 594 किलोमीटर की जो है दूरी पर बनाया जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेस वे गंगा के आसपास जहां से जिन जिलों से होकर के गुजरी है उसके आसपास से होकर के गुजरता है जाना है। तो एक समानांतर क्रम में उत्तर और दक्षिण में आपके 2 एक्सप्रेस वे बन जाएंगे। हालांकि ये अभी जो गतिमान है, जिसके लिए प्रयास है कि 2024 तक इसे बना दिया जाए। अब देखना है कि आने वाले समय में पूर्ण होता है या नहीं। लेकिन अगर एक्सप्रेस वे की बात प्रदेश में किया जाए तो कुल मिलाकर के 2 पूर्वांचल और यमुना एक्सप्रेस वे चल रहे हैं और दूसरा जो है वो गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में अगला बनाया जा रहा है।
एक्सप्रेस वे इस तरीके से यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के हिसाब से अगर देखें तो प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पहले 7 हुआ करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH नेशनल हाईवे 44 ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और यह 3775 बहुत लंबा है, 3775 किलोमीटर। NH44 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहां से भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है तथ्यात्मक रूप में, तो इसकी भी जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो यह कुल रहा परिवहन के क्षेत्र की एक संस्थात्मक जो है व्यवस्था, जिसके माध्यम से प्रदेश की जो यात्रा की व्यवस्था है रोड ट्रांसपोर्ट की, उसको कंट्रोल किया जाता है। हम लोग चलते हैं रेल परिवहन पर। दूसरे नंबर पर रेल परिवहन आता है और 1853 ईस्वी में पहली बार रेलवे को मुंबई से थाने के बीच में जो है संचालित किया गया था। और प्रदेश में अगर देखा जाए तो यह 1859 ईस्वी में पहली बार संचालित किया गया था। और ये 1859 ईस्वी में ये संचालित किया गया था उत्तर प्रदेश में, और ये इंडिया यानी कि ये इंडिया में संचालित किया गया था और ये जो है वो यूपी में संचालित किया गया था। सड़क की बात की जाए तो पहली बार जो 1947 ईस्वी में चला गया था वो लखनऊ से बाराबंकी के बीच में, देखिए एक फैक्ट यहाँ पर और निकल के सामने आता है, लखनऊ से बाराबंकी के बीच में सड़क परिवहन पहली बार जो चलाया गया था। तो ये व्यवस्था है। अब रेलवे चूंकि बहुत ही व्यापक प्रतिष्ठान और इंडिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, यह सबको जानकारी भी है, जिसे जोन में विभाजित किया गया है। जोन में विभाजित किया गया, पहले 17 था, 1-2 वर्ष पहले इसे जो विस्तृत किया गया। अब ये जो है 18+1 यानी कि एक जो है वो लखनऊ मेट्रो रेल को भी एक बहुत बड़ा संजाल मानते हुए एक जोन बना दिया गया है। इसलिए कुल जोन की संख्या रेल यहाँ कोलकाता के मेट्रो रेल समेत कुल 19, कोलकाता के मेट्रो रेल समेत जो है कुल 19 जो है जोन बनाए गए हैं। इस जोन को डिवीजन में जो है विभाजित किया जाता है। प्रत्येक डिवीजन का एक मुख्यालय होता है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में कुल मिलाकर के 2 जोन जो है पड़ते हैं और यहाँ पे 2 जोन यहाँ पे पड़ते हैं और 5 जो है जोन की रेलवे लाइन गुजरती है और अलग अलग जोन के 9 डिवीजन यहाँ पर हैं, जो कि जोन जो है डिवीजन में बनता है। कुल जोन 19 है और इसके अलग अलग डिवीजन बनते हैं। तो 2 जो है जोन है यहाँ पे, 5 जो है जोन की रेलवे लाइन गुजरती है और 9 जो है डिवीजन मुख्यालय है। तो इस तरीके से जो है एक देश के साथ साथ जो प्रदेश का इसमें जो संजाल बनाया गया है। अगर हम बात करें कुछ विशिष्ट उपलब्धियों की रेलवे के, तो ये कहा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर, देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वो गोरखपुर में है। मजे की बात यह है कि यह देश के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। 1.3 किलोमीटर लंबा है और बिजली लोको सेट ये मुगल सराय में है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। और इसमें अंतर कर लेना भी जो है आवश्यक है कि जो है गोरखपुर में जो स्थापित है वो किस मामले में बड़ा है, मुगल सराय वाला किस मामले में बड़ा है। तो ये बिजली लोको शेड है और गोरखपुर में रेलवे प्लेटफॉर्म है। एक और बात है कि देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की अगर बात किया जाए तो ये जो है हावड़ा है। हावड़ा कहाँ पे है? कोलकाता में है। यहाँ सबसे ज्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से, सबसे व्यस्तता के हिसाब से ये हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाता है आपका प्लेटफॉर्म गोरखपुर, बिजली लोको सेट मुगल सराय, देश का सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा। तो इस रूप में जो है इनकी जो उपलब्धियां हैं प्रदेश में अगर देखा जाए तो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित किया गया है मुगल लालगंज में।
देश में रेल कोच फैक्ट्री, जो कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है, वो रायबरेली के लालगंज में स्थापित किया गया है। इसके पहले पेरुम्बदूर और जो है कपूरथला पंजाब में भी है स्थापित, और तीसरे नंबर पर यहाँ पे स्थापित किया गया है रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के एक ढांचा जो है आप लोगों को जो प्रदान करता है, जिससे रेलवे के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी मिलती है। अगला है प्रदेश में रेलवे सुरक्षा आयोग की स्थापना। रेलवे सुरक्षा आयोग कहाँ पे है? लखनऊ में। रेलवे सुरक्षा आयोग जो है वो लखनऊ में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है इसको अगर देख लेंगे तो ये सही रहेगा। बिजली प्रशिक्षण केंद्र, विद्युत इंजन जो होते हैं उसके प्रशिक्षण का केंद्र जो है यहाँ पे है। और रेलवे विद्युतीकरण संगठन, ध्यान रखना है कि ये बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। बिजली के जो ट्रेन होती हैं उसके ड्राइवर के प्रशिक्षण के लिए गाजियाबाद में केंद्र बनाया गया है, लेकिन जो रेलवे लाइन इत्यादि होती है उसके विद्युतीकरण का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इलाहाबाद में बनाया गया है। और रेलवे संग्रहालय एक बनाया गया है, ये वाराणसी में, रेलवे संग्रहालय वाराणसी में। तो इस तरीके से जो है आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट जो है बनते हैं, जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। और रेलवे अगर भार वाहन के क्षेत्र में देखा जाए तो रेलवे का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि बहुत दूरी तक और वस्तुओं की मालगाड़ी के रूप में जो यात्रा है, जो परिवहन है, वो सबसे ज्यादा रेलवे के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रेन के माध्यम से होता है। ट्रेन में एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा संख्या में कोई भी वस्तु या कोई भी आइटम जो है ले जाना संभव होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम माल की बात करें तो उसका परिवहन सबसे ज्यादा रेलवे के द्वारा होता है, जबकि रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यात्रियों पर ज्यादा बल दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं वायु परिवहन पर। वायु परिवहन अत्यंत द्रुत गति से परिवहन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है प्रारंभ किया गया। हालांकि बहुत पहले से ये चल रहा है और इसके लिए समय समय पर प्रयास भी जो है और अलग अलग तरीके से किए जाते रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि बमरौली इलाहाबाद में हवाई अड्डा, बमरौली इलाहाबाद में ये एक स्थान है बमरौली, यहाँ पर हवाई अड्डा, विद्यालय और उड़ान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर है। उड़ान प्रशिक्षण केंद्र और हवाई अड्डा विद्यालय यहाँ पर है। और फुर्सतगंज रायबरेली एक स्थान है, फुर्सतगंज एक स्थान है। फुर्सतगंज ये कहां पे है? रायबरेली में है। तो फुर्सतगंज में अकादमी की स्थापना की गई है, उड़ान अकादमी। जैसे यहां पे अकादमी है, एकेडमी है, और उड़ान प्रशिक्षण की अगर केंद्र की बात की जाएगा तो वो जो है बमरौली में है और अकादमी फुर्सतगंज में है। और एक नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग केंद्र भी जो आगरा में बनाया गया है। नेशनल पैराशूट प्रशिक्षण केंद्र आगरा में बनाया गया है। पैराशूट प्रशिक्षण केंद्र, जैसे पैराशूट का भी जो है प्रयोग प्रचलन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र आगरा में बनाया गया है। उड़ान अकादमी फुर्सतगंज में और हवाई अड्डा विद्यालय तथा उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में बनाया गया है। इसके अलावा प्रश्न जो है वो कभी कभी यहां से पूछा जाता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के एयरपोर्ट बनाए गए हैं, उस एयरपोर्ट के नाम पर पड़ता है। जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। इसी तरीके लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनारस में है। तो ये दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भी नियमित रूप से उड़ानें भी यहाँ से होती हैं, और यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये दोनों हो जाती हैं। इसके बाद चकेरी है और खेरिया है। यहाँ पे स्थान है जहाँ पे एयरपोर्ट बनाए गए हैं। कानपुर में है चकेरी और खेरिया जो है वो आगरा में है। चकेरी कानपुर और खेरिया ये आगरा में है जो है। इसके अलावा फुर्सतगंज में भी है
एयरपोर्ट बनाया गया है इलाहाबाद के बमरौली में है, फुर्सतगंज, रायबरेली, यहां पे है। हिंडन है गाजियाबाद में, हिंडन गाजियाबाद में है। सरसावा है सहारनपुर में। ताज है जेवर ग्रेटर नोएडा और डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा ये जो है मेरठ में है। तो इस तरीके से जो है एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए गए हैं जो अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर स्थित है। चकेरी कानपुर में, खेरिया जो है आगरा में है, फुर्सतगंज में फुर्सतगंज रायबरेली में, और हिंडन गाजियाबाद में, सरसावा सहारनपुर में, ताज जो है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर और अंबेडकर मेरठ में है ये जो है। और एक बमरौली है, ये इलाहाबाद में है। बमरौली कहाँ पे है? इलाहाबाद में। और अभी हाल में ही अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जो है एयरपोर्ट एक डेवलप किया जा रहा है, जो कि पहले का यहाँ पे हवाई पट्टी थी। इस हवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्रों का अधिग्रहण करते हुए इसे इंटरनेशनल रूप दिया जा रहा है, जिससे यहाँ से यात्रा और फ्लाइट उड़ सके। तो इस आधार पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से यहाँ पर एक अयोध्या में भी विकसित किया जा रहा है। इस तरीके से ये संजाल और ये जो एक व्यवस्था वायु परिवहन के क्षेत्र में जो बनता है। अगला है हमारा जल परिवहन। जल परिवहन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जल परिवहन में भारत समेत अभी उत्तर प्रदेश भी विकास की अवस्था में है। इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक जो गंगा का जलमार्ग प्रवाह है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। देश में अलग अलग 6-7 जो है जलमार्ग हैं और इसका विकास भी किया जा रहा है। तो उसमें से एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसके अलावा अयोध्या में एक विकसित किया जा रहा है, अयोध्या से बलिया के बीच में जो घाघरा नदी के जल प्रवाह में। और इन सभी के विकास के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो नोएडा में स्थापित किया गया है। यहां से सवाल भी जो पूछा जा चुका है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना नोएडा में जो किया गया है। तो इस तरीके से जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन और रेल परिवहन का एक व्यापक संजाल उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, जिसके माध्यम से परिवहन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न केवल यात्रियों को बल्कि वस्तु, सेवा और अन्य सभी आइटम को पहुंचा करके एक संतुलन को कायम करने का जो प्रयास किया जाता है, जिससे लोगों की आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, लोगों के खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति किया जाना संभव होता है। तो कुल मिलाकर के परिवहन भी एक ऐसी जो व्यवस्था है जो किसी भी देश के एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों के बीच में गतिशीलता पैदा करता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।